नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि आप लोगों की आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। तो दोस्तों, अब आपके लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। परीक्षा की तिथि जब निश्चित हो जाती है, दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। आप लोग बाध्य हो जाते हैं कि इतने ही समय में तैयारी करनी है। एक निश्चित समय मिलने पर जानते ही हैं कि आप उस उतने ही समय में आपको अब पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो जब उतने ही समय में पूरी तैयारी करनी पड़ेगी तो मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। अब जब तैयार कर दिया है तो इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं होनी चाहिए। तो जितनी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उसमें आपके पोषक तत्व सारे खत्म हो चुके हैं। जो बचा हुआ टॉपिक है वो मैं आप लोगों के सामने एक एक करके लेकर आ रहा हूँ। तो आज की टॉपिक हमारी क्या होनी चाहिए दोस्त? तो आज की टॉपिक आपकी होनी चाहिए गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में जानेंगे। क्रोमोसोम्स क्या कार्य करते हैं, क्रोमोसोम्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्रोमोसोम्स के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही दोस्त, मैं आप सभी लोगों को अपनी पूरी टीम की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए आज की टॉपिक को। आज की टॉपिक क्या है मैंने पहले ही बता दिया। तो चलिए देख लीजिए, एक फिगर बना हुआ है आपके सामने। जो फिगर बना हुआ है आप उससे समझ सकते हैं कि किस चीज का फिगर है और क्या आज हमें पढ़ना है। तो हमें आज पढ़ना है दोस्त क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो क्रोमोसोम्स को हम हिंदी में कहेंगे गुणसूत्र। तो गुणसूत्र क्या होता है दोस्त? गुणसूत्र की परिभाषा क्या होती है? तो सबसे पहले गुणसूत्र की अगर परिभाषा बताई जाए तो इसे कहते हैं कोशिका के केंद्र में, कोशिका के केंद्र में धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। कोशिका के केंद्र में धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। अब ये जो गुणसूत्र है दोस्त, इसकी खोज किसने की थी? अच्छा, परिभाषा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? कोशिका के केंद्र में धागे नुमा कुंडलित संरचना, कुंडलित संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे गुणसूत्र कहते हैं या क्रोमोसोम्स कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, ये हो गई परिभाषा इसकी। इसके बाद बात करें कि इसकी खोज किसने की थी। तो दोस्त, खोज आपके एक हैं स्ट्रासबर्गर। बर्गर, बर्गर भाई सभी लोग खाते होंगे। तो स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1875 ईस्वी में गुणसूत्र की खोज की। किस सत्र में? 1875 ईस्वी में इन्होंने गुणसूत्र की खोज की थी, लेकिन इन्होंने गुणसूत्र का नाम नहीं दिया था। गुणसूत्र का नाम नहीं दिया था, इन्होंने कोई नाम नहीं दिया था उसे। तो सबसे पहले बताइए कि गुणसूत्र का नाम किसने दिया, फिर इसका नामांकन किसने किया, यानी कि इसका नाम किसने किया। तो एक वैज्ञानिक आते हैं वाल्डेयर। क्या नाम है? वाल्डेयर। जो वाल्डेयर साहब आते हैं तो ये 1880 और 1889 के आसपास इनको कहा जाता है कि इन्होंने गुणसूत्र का शब्द का प्रयोग किया। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया। क्या किया? गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया। अब गुणसूत्र कहिए या इसी को हम क्या कहते हैं? तो क्रोमोसोम्स नाम दिया इन्होंने। क्या नाम दिया? क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स नाम किसने दिया? वाल्डेयर ने दिया। खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने दी। स्ट्रासबर्गर ने खोज की और वाल्डेयर ने इसको क्या किया?
वार्डेयर ने इसे क्रोमोसोम्स नाम दिया। इतनी बात हो गई। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो गुणसूत्र है इसके बारे में कुछ सिद्धांत दिए गए, कुछ सिद्धांत दिए गए। अब ये जो सिद्धांत दिया गया किसने दिया था? सटन एवं बॉवेरी नाम के दो वैज्ञानिक मिले। क्या मिले? सटन एवं बॉवेरी नाम के वैज्ञानिक मिले। ये वैज्ञानिक ने क्या काम किया? इन वैज्ञानिक ने यह बताया, सिद्धांत दिया, गुणसूत्र का सिद्धांत दिया। तो इतनी बातें हो गई हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। चलिए जल्दी से, हो गया तो आगे बढ़ा जाए। आइए, कहाँ गया भाई? हाँ, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरे पेज को हम ऊपर कर देते हैं। अब नया सिद्धांत शुरू करते हैं। अभी फिर हमें वापस लेना पड़ेगा पेज। ठीक, ये हो गया। अब ये बताइए, ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र का मत किसने दिया? गुणसूत्र का मत कहिए, या गुणसूत्र का सिद्धांत आप कह सकते हैं, सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको। जानते हैं क्या कहा? दो वैज्ञानिक आते हैं, एक सटन एवं बॉवेरी, दो वैज्ञानिक। इन्होंने इस पर क्या दिया? सिद्धांत दिया और बताया कि गुणसूत्रों के ही द्वारा, क्या बताया? कि गुणसूत्रों के ही द्वारा, गुणसूत्रों के ही द्वारा आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षणों का पारगमन होता है। आनुवांशिक लक्षणों का पारगमन होता है। पारगमन होता है भाई, तो एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। क्या होता है? पारगमन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब इन्होंने यह बताया कि भाई ये जो गुणसूत्र है ना, गुणसूत्र के ही द्वारा माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं। माता पिता के जो लक्षण होते हैं उनकी संतानों में जाते हैं। यह किसने बताया? तो यह बताया है आपके सटन एवं बॉवेरी ने। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि माता पिता के लक्षणों का संतानों में जाना। ठीक है, तो ये किसने बताया? ये सिद्धांत यही दिए सटन एवं बॉवेरी जी ने। इन्होंने यही बताया कि भाई जो माता पिता हैं उनके जो लक्षण होते हैं ना, वो लक्षण कहाँ जाते हैं? तो उनके बच्चों में जाते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं ना कि अच्छा उस लड़के को देख रहे हैं, वो उनके जैसा मिल रहा है, उनके जैसा लग रहा है, जो फलनवा बाटे ना ओकरे जैसे होकर लड़कवा दिखत है। तो ये क्यों कहते हैं? तो ये जो आनुवांशिक लक्षण है दोस्त ना, इन्हीं के द्वारा ये पता चलता है। जैसे कि हमारी जो शक्ल है वो किससे मिलती जुलती है? हमारे भाई, हमारे फैमिली में मिलती है, हमारे माता पिता से मिलती है। क्यों मिलती है? तो आनुवांशिक लक्षणों के कारण। ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र के ही कारण हमारी जो शक्ल है, रंग रूप है, वो हमारे माता पिता से मिलती है। फलनवा का ढेकनवा से मिलता है, ढेकनवा का फलनवा से मिलता है। तो ये जो लक्षण इधर उधर मिलते जुलते आपको दिखाई देते हैं, तो ये कैसे दिखाई देते हैं भाई? ये गुणसूत्र के ही कारण दिखाई देते हैं। तो लक्षण जो दिखाई देते हैं वो इसी कारण से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब गुणसूत्र के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। चल यहां से अब चलते हैं ऊपर, ऊपर की तरफ चलेंगे तो जानकारी ज्यादा बेहतर होगी। ये देखिए, ये रहा फिगर गुणसूत्र का।
हो गया। ये रहा, ये फिगर है आपके लिए, थोड़ा सा और छोटा करेंगे हम। हाँ बस 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 भाई बस, इससे ज्यादा नहीं। तो ये रहा फिगर आपको, ये आपको दिख रहा है गुणसूत्र। गुणसूत्र की संरचना इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गुणसूत्र की संरचना, फिगर ऑफ गुणसूत्र, गुणसूत्र की संरचना। आज बड़ी शोर हो रही है मार्केट में, क्या बात है भाई। चलिए, ये तो गुणसूत्र की संरचना। आप गुणसूत्र आपको दिख रहा होगा, 3 पार्ट में बटा हुआ दिख रहा है, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। इस तरह से 3 पार्टों में यहाँ बटा हुआ आपको दिख रहा है। आप देखेंगे तो ये जो गुणसूत्र होता है ना, इसके बीच में ये जो पदार्थ की तरह से थोड़े थोड़े जो गाढ़े पदार्थ होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको मैट्रिक्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ये जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स ना। फिर उसके बाद ये जो आवरण है इसका, ये जो इसका आवरण है, इस आवरण को हम लोग कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं? इस आवरण को पेलिकल कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो धागेनुमा संरचना दिख रही है आपको, लपेटा हुआ दिख रहा है, ये क्या है? तो यही है क्रोमोनिमेटा। क्या है? क्रोमोनिमेटा है। उसके बाद ये जो धागेनुमा संरचना की आकृति, एक आकृति को क्रोमोनिमेटा कहेंगे, लेकिन जो समूह है उसका, उस समूह को हम लोग कहेंगे क्रोमोमियर। क्या कहेंगे? क्रोमोमियर। फिर इसके बाद इसके बीच का भाग जो है, इसका जो केंद्र होता है, इसका जो केंद्र होगा, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो है, जो हरा सा हमने बनाया था, अब हमने सफेद कर दिया, इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। फिर भाग आता है अगला वाला, ये जो पूरा पार्ट है जो इसको जोड़े रख रहा है, इसको कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन। इसको क्या कहते हैं भाई? तो इसको कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन। फिर उसके बाद ये वाला भाग आता है, ये वाला जो भाग है, जो दूसरा जुड़ा हुआ भाग है, इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन। क्या कहते हैं? द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो लास्ट में पूंछ बन रही है, ये जो पूंछ की आकार की बात है, इसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। गुणसूत्र में भी सैटेलाइट होता है, अब सोच लीजिए, गुणसूत्र में भी सैटेलाइट होता है। तो ये देखिए, ये सैटेलाइट, ठीक है, ये हो गया। तो इतनी इसकी जानकारी, इसके बारे में, इसके भाग जो हैं, भागों के बारे में हमने जाना। फिर अगर हम बात करें कि ये जो पूरी संरचना है, इसकी लंबाई, गुणसूत्र की लंबाई कितनी होती है? बताइएगा, आपके पास अगर जानकारी हो तो बताइए, अच्छी बात होगी भाई। गुणसूत्र की लंबाई, गुणसूत्र की औसतन लंबाई कितनी होती है भाई? जल्दी से बताइएगा, गुणसूत्र की औसतन लंबाई कितनी होती है? गुणसूत्र की औसतन मोटाई कितनी होती है, यानी कि व्यास जिसे कहते हैं, जरा बताइएगा जल्दी से। तो व्यास बताइए, तो ये लंबाई बताएंगे, तो लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है आपकी माफ कीजिएगा, 3 से 5 माइक्रोन। कितनी? 3 से 5 माइक्रोन लिख लीजिए, माइक्रोन, ठीक है, 3 से 5 माइक्रोन इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। ये हो गया लंबाई के बाद अगर हम व्यास की बात करें, व्यास कितना होता है? इसी पेज पे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो व्यास कितना होता है भाई? तो व्यास की बात करेंगे तो 0.2 से 0.2 से 0.3 माइक्रोन, माइक्रोन में होता है। सोच लीजिए, किसमें होता है? माइक्रोन में होता है। अब सोच सकते हैं आप लोग कि कितना छोटा होता है, माइक्रोन में होता है। जब माइक्रोन में होता है तो कितना छोटा होता है, आप देख सकते हैं। ये जो जानकारियां मैंने लिखी हुई हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं, ये तो मैंने दिखाने के लिए किया है आपको कि ये दिखते कैसे हैं, गुणसूत्र दिखता कैसा है। उसके बाद मैंने बताया आपको सिद्धांत। सिद्धांत के बाद अगर मैं बात करूं, ये हो गया। तो गुणसूत्र हम स्पष्ट रूप से कब देख पाते हैं?
गुणसूत्र को हम स्पष्ट रूप से कब देख पाते हैं? तो ये बात आई तो बता ही देना पड़ेगा कि गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से मेटाफेज के समय देखा जाता है। मेटाफेज, मेटाफेज का मतलब क्या है? मेटाफेज का मतलब है कोशिका विभाजन। जब कोशिका का विभाजन होता है ना, कोशिका का विभाजन होता है उस समय मध्यावस्था में, जब कोशिका विभाजन जब अपने मध्यावस्था में होती है, यानी कि मेटाफेज अवस्था में होती है, मेटाफेज की अवस्था में यानी कि मध्यावस्था में होती है, तब जाके गुणसूत्र को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या है? गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से मेटाफेज यानी कोशिका विभाजन के मध्यावस्था के दौरान, के समय या दौरान आप कह सकते हैं, समय देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, ये जा सकता है। एक जानकारी और आपको मिल गई कि गुणसूत्र को हम लोग स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं। तो गुणसूत्र को हम लोग स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, बता दिया ना, समझ में आया? चलिए, तो ये हो गया इसकी जानकारी। इसके बाद हम कहें कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र के प्रकार भी तो जानना जरूरी है। तो गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं भाई? चलिए और ऊपर चलते हैं। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स के प्रकार, गुणसूत्र के प्रकार, ठीक, गुणसूत्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, अंग्रेजी में क्या कहेंगे भाई? तो इसे कहेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यही कहेंगे ना, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो गुणसूत्र जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो दो प्रकार में इनको बांट दिया जाए तो एक हो जाता है ऑटोसोम्स, एक क्या हो जाता है? ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स, और दूसरा क्या हो जाता है? सेक्स क्रोमोसोम। दूसरा क्या हो जाता है? सेक्स क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स ना, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। अब उसके बाद ये ऑटोसोम्स होते हैं, इनको समजात गुणसूत्र कहते हैं, समजात गुणसूत्र कहते हैं ना, समजात गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं, इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब ये जो समजात गुणसूत्र होते हैं इनका इनमें कोई योगदान नहीं होता है, कुछ खास कार्य नहीं दिखाया जाएगा। तो ये जो होते हैं ना, ये सेम बेचारे एक जैसे ही होते हैं। अब अगर बात करें कि सेक्स क्रोमोसोम्स की, तो सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये लिंग का निर्धारण करते हैं। ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं भाई? इनका कार्य भी देखना जरूरी होगा। तो ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, अब देखिए आपको यही बता दूं तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। फिर उसके बाद मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, जोड़ी में 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? जोड़ी में 23 जोड़ी होती है। संख्या में 46, जोड़ी में 23 जोड़ी होती है। अब 23 जोड़ी में 22 जोड़ी होते हैं ऑटोसोम्स। 22 जोड़ी कितने क्या होते हैं? तो ऑटोसोम्स होते हैं। और ये जो एक जोड़ी बचता है, एक जोड़ी जो बचता है उसे हम लोग कहते हैं लिंग गुणसूत्र। जो एक जोड़ी बचता है लास्ट, एक जोड़ी गुणसूत्र जो बचता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ये 22 जोड़ी को छोड़ेंगे तो ये जो होता है लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र नर में अलग होता है, नर यानी कि पुरुष में अलग होता है। पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं, और मादा में जो होते हैं यानी कि महिला में, स्त्री में जो गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं। तो ये हो गए दो गुणसूत्र।
अब इसमें देखिए तो लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ये नोट कर लीजिएगा। अब मैं इधर चल रहा हूं। तो लिंग का निर्धारण की बात करें अगर हम, तो लिंग में निर्धारण कैसे होता है। अब देख लीजिए आप, ये एक यक्ष युग्मनज है और ये एक वाई है ना युग्मक, और ये एक यक्ष है और ये भी यक्ष, ठीक है, दो यक्ष है और दो वाई है। अब देखिए लिंग का निर्धारण मानों में कैसे होता है, यहीं पे ये भी देख लीजिए। आप लोग जानते होंगे भाई लिंग गुणसूत्र है, लेकिन निर्धारण कैसे होता है, लिंग का निर्धारण कैसे बता दिया जाता है कि ये लिंग गुणसूत्र है, ठीक है। लिंग का निर्धारण ऐसे ही किया जाता है। देखो अब ये है, ये है, ये चार है ना, जोड़े में होते हैं। अब इनको देखेंगे जब, तो ये जो आपका है गुणसूत्र, ये पहले इससे क्रॉस करेगा, किससे, इससे क्रॉस करेगा, तो क्या आएगा, यक्ष और यक्ष, क्या है, यक्ष और यक्ष, ठीक है। उसके बाद ये वाला, यही वाला क्रॉस करेगा दूसरे वाले के साथ, तो ये भी क्या हो गया, ये भी यक्ष और यक्ष हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम निर्धारण करें तो ये देखिए हरे वाले से कर ले, इसे कर ले रहे हैं, ये वाला गुणसूत्र और फिर वापस करेगा किससे, किसके साथ, इसके साथ, तो ये हो गया यक्ष वाई गुणसूत्र ना। उसी के बाद ये वाई वाला ही करेगा दूसरे वाले यक्ष के साथ, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट चलिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वाई, तो ये जो यक्ष है, एक मिनट कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा यक्ष वाई गुणसूत्र ना। अब देख लीजिए आप, मैंने कहा कि ये जो यक्ष वाई होते हैं ये मेल में होते हैं, किसमें होते हैं, मेल में होते हैं। अब भाई मेल में ये मेल नहीं लिखा जाता है, मेल में ऐसे लिखें, मेल में, और ये जो होता है ये दिखाता है कि ये फीमेल है, ये क्या दिखाता है, ये फीमेल है, ठीक है। तो एक हो गया मेल, दूसरा हो गया फीमेल। यक्ष यक्ष जहां होगा वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि ये फीमेल है यानी कि गर्ल है। ये देखिए यक्ष यक्ष है, गर्ल है, ये यक्ष यक्ष है यानी कि ये भी गर्ल है। अब ये यक्ष वाई है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये बॉय हो गया, ये क्या हो गया, ये बॉय हो गया, बॉय यानी खतरनाक हो गया। फिर ये क्या हो गया, ये भी बॉय हो गया, यक्ष वाई बॉय बॉय, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिंग गुणसूत्र में जो होते हैं गुणसूत्र, पहले मानों में जो गुणसूत्र होते हैं, मानों में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, संख्या में 46, जोड़े में 23, तो 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। इनका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता है, इनका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। इसको ऑटोसोम जो होते हैं इनको समजात गुणसूत्र भी कहते हैं, ये जान लिया आपने, 22 को छोड़ दीजिए। उसके बाद जो एक गुणसूत्र बचता है वो देखिए क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स। जो लास्ट वाला होता है, एक जोड़ी जो होता है, ये पुरुषों में अलग होता है, स्त्रियों में अलग होता है। पुरुषों में अलग, जो पुरुषों में जो होता है वो यक्ष वाई होगा, पुरुषों में जो होगा वो क्या होगा, यक्ष वाई होगा, और जो स्त्रियों में होता है वो यक्ष यक्ष होता है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आया, यक्ष यक्ष और यक्ष वाई, ठीक है, ये गुणसूत्र हो गए। अब इसके बाद ये जो यक्ष 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 और वाई हैं, यक्ष वाई और जब क्रॉस करते हैं, मतलब कि मादा में उसमें इंसानों में जब निषेचन होता है, तो निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, उसमें आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा। फिर उसके बाद ये यक्ष वाले दोनों आपस में क्रॉस करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। अब मैंने इन दोनों को अलग कर दिया, मैंने इन दोनों को क्या किया, मैंने इन दोनों को अलग कर दिया। ये जो दोनों थे, दोनों को, इसके जो युग्मक हैं, इन दोनों युग्मकों को मैंने अलग कर दिया, ये युग्मक, ये युग्मक, इन्हें युग्मक कहते हैं। तो युग्मक को मैंने अलग किया, तो अब देखिए इसमें यक्ष आ गया, इसमें एक यक्ष अलग हो गया, ये वाई अलग हो गया, इसका यक्ष अलग हो गया और ये दूसरा वाला यक्ष अलग हो गया। जब दोनों अलग हो गए तो दोनों का जब क्रॉस करवाते हैं, देखिए मैंने पहले पे क्रॉस कराया यक्ष का यक्ष से, तो ये यक्ष ही रह जाएगा, यक्ष यक्ष रहेगा। और यक्ष यक्ष ये बताता है कि ये महिला होगी, महिला को भाई बच्चे जब होंगे तो उस समय तो हम लोग गर्ल ही कहेंगे ना, तो गर्ल हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर इसी यक्ष का दूसरे यक्ष से क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस हो गया तो भी यक्ष यक्ष आया, क्या आया, यक्ष यक्ष आया, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्रॉस करवाते हैं किससे, ये देखिए ये वाला क्रॉस करवाए हैं हम, वाई का क्रॉस करवाए हैं यक्ष से, वाई का क्रॉस जब यक्ष से करवाएंगे तो यक्ष वाई होगा, यानी कि ये बताएगा कि क्या है, बॉय है,
दूसरा वाला क्या करता है, तो दूसरा यही y का क्रॉस किससे करवा दिया गया, तो यही जो y है इसका क्रॉस करवा दिया गया है x से, तो x से करवाएंगे फिर x y आ जाएगा, क्या आ गया, x y आ गया, तो ये क्या बन गया, ये भी y बन गया। तो लक्षण आपको यहीं से मिलते हैं। तो इसमें 50-50% का चांस होता है लिंग निर्धारण में। लिंग निर्धारण में कितने परसेंट का चांस होता है, 50-50, और यही देखकर डॉक्टर बता देते हैं कि ये लड़का होगा कि लड़की होगा, क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा। गुणसूत्रों का ही चेकअप किया जाता है, तब हमें पता चलता है कि जो संतान होगी वो लड़का है कि लड़की, यहीं से देखिए पता चल जाता है। ठीक है, तो अगर ये सारी जानकारियां, हाँ ये अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार दीजिए, अभी खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा समय बनाने के लिए तो बचेगा नहीं। अब गुणसूत्रों की संख्या तो हमने देख लिया, इसका निर्धारण कैसे होता है भाई, कि क्या एक इंसान में 46 गुणसूत्र होते हैं या उसकी कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो अब जरा बताइए कि ये जो कोशिका है, किसी एक जाति के जीव में, किसी एक जाति के जीव में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। क्या होती है, किसी एक जाति के गुणसूत्र में, किसी एक जाति के जीव में, भाई माफ कीजिएगा, किसी एक जाति के जीव में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या सदैव समान होती है। सदैव क्या होती है, सदैव समान होती है। और भिन्न जाति के हैं तो भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न संख्याएं होती हैं, समान होती है। पूरा लिखते नहीं है, पहले से ही हम बोलना शुरू कर देते हैं। तो भिन्न जाति के, भिन्न जाति के जीव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, ये हो गया। तो मतलब अगर एक जाति का इंसान है, जैसे कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य जाति के जितने भी जीव होंगे, मनुष्य जितने भी मनुष्य होंगे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो, बूढ़े हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। 46 है तो 46 ही होगी, कमी या ज्यादा तो रोग हो जाते हैं, वो अभी बाद में बताएंगे, लेकिन ये जो होती है वो समान होती है। फिर उसके बाद भिन्न जाति के, जैसे हम इंसान, हम लोग इंसान है ना, व्यक्ति है, पुरुष है, अगर हमारी तुलना जानवर से की जाए, पौधों से की जाए या पक्षियों से की जाए, तो अलग अलग जाति के जो जीव होंगे उसमें गुणसूत्रों की संख्याएं भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। गुणसूत्र की संख्या भी क्या होगी, अलग अलग होगी। देख लीजिए ये हुआ कि नहीं हुआ, अलग अलग हो गई। अब जब ये सारी चीजें हो गई तो बताइए, क्या मानव में क्या जीव में, जो मनुष्य है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं? क्या मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं या उसकी एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं? तो ऐसी बात ना कीजिएगा। अगर ये बात आ गई कि कोशिका में होते हैं या मनुष्य में होते हैं, तो एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं भाई, 46 गुणसूत्र होते हैं। ये नोट कर लीजिए, पहले आप ये नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने होते हैं, 46 होते हैं। ये आप नोट में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये
कि मानव में 46 गुणसूत्र ये कहा जाता है, वहां शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है कि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव में नहीं, जीवों की एक कोशिका में, मतलब मनुष्य की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, ना कि पूरे मानव में। अब मनुष्य के जो शरीर है, मतलब हमारा जो शरीर है, इस शरीर की बात कर लेंगे, जितनी कोशिकाएं उतने गुणसूत्र, जितनी कोशिकाएं उतने गुणसूत्रों की संख्या, उतने गुणसूत्रों में 46 गुणसूत्र। अब आप गिन तो पाएंगे नहीं कितनी कोशिकाएं हैं, जब ये नहीं गिन पाएंगे तो इसे क्या गिनेंगे। तो इसीलिए कह दिया जाता है कि मानव में 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र बड़े कमाल की चीज है। गुणसूत्र जो होते हैं ना, बड़े कमाल की चीज होते हैं। आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि गुणसूत्र क्या क्या कार्य करते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इनके क्या क्या लक्षण हैं, यही लिंग का निर्धारण करवाते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ये सारी चीजें हो गई। तो आ जाइए थोड़ा सा और इसके बारे में बता दें। ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स अभी हमने लिखा था, हाँ, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दी जाए तो ये पहला लिंग का निर्धारण यही करवाते हैं। जो लिंग का निर्धारण होता है ना, वो सेक्स क्रोमोसोम के कारण ही होता है, लिंग का निर्धारण कराते हैं। जीवों में उत्परिवर्तन एवं विकास का नियंत्रण करते हैं। जीवों में उत्परिवर्तन एवं विकास का नियंत्रण करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करते हैं। कोशिका विभाजन को नियंत्रित करते हैं, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करते हैं। तो ये सारे काम किसके हैं? ये सारे के सारे काम आपके किसके हैं? सेक्स क्रोमोसोम के। और गुणसूत्र भी कह सकते हैं आप, गुणसूत्र के ही कार्य हो जाएंगे। हो गया, सारी चीजें हो गई हो तो आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ने की बात करें तो जरा ये बताइए, सारी चीजें हो गई ना आपकी, इसको थोड़ा एक बार रिवाइज कर देते हैं आपको। रिवाइज कर लीजिए एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं। बस हो गया। सबसे पहले आपने क्या देखा? तो सबसे पहले आपने ये देखा है, हो गया भाई, हो गया। हाँ, सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने देखा कि ये गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र की परिभाषा। सबसे पहले आपने क्या देखा है? गुणसूत्र की परिभाषा देखा। परिभाषा ये हो गई कि कोशिका के केंद्र में धागेनुमा संरचना, वही गुणसूत्र होती है, गुणसूत्र हो गया। तो गुणसूत्र की खोज किसने की? खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने की है। खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने। शब्द किसने दिया? गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? तो क्रोमोसोम शब्द जो दिया था वो वर्डेयर ने दिया था। किसने दिया था? वर्डेयर ने दिया। जो संरचना मैंने आपको दिखाई है, इसमें ये जो तरल पदार्थ होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो आवरण होता है इसको पेलिकल कहते हैं। ये जो एक धागा होता है उसे क्रोमोनिमेटा कहते हैं। जो ये समूह होता है धागे की, इसे क्या कहते हैं? क्रोमोमियर कहते हैं। फिर इसके बाद ये जो सेंटर वाला भाग होता है इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ये जो पहला जोड़ होता है इसको प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। फिर इसके बाद ये जो दूसरा कटाव होता है, जोड़ होता है, उसे द्वितीय संकीर्णन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है जो नीचे का भाग, पूंछ वाला भाग होता है, उसको सैटेलाइट कहते हैं। अब गुणसूत्र की लंबाई की बात करें तो ये भी बहुत जरूरी होता है। गुणसूत्र की लंबाई कितनी होती है भाई? गुणसूत्र की लंबाई होती है 3 से 5 माइक्रोन। पूरी लंबाई, ये वाली लंबाई जो होती है 3 से 5 माइक्रोन। माइक्रोन अपने में ही बहुत छोटी राशि है और जो चीज इकाई है, तो इतनी छोटी इकाई अब सोच लीजिए आप लोग। अब उसके बाद व्यास देखेंगे तो व्यास कितना होता है भाई? तो व्यास ये देखिए, व्यास आपका होता है कितना? तो 0.2 से 0.3 माइक्रोन होती है। ठीक है, ये हो गया। गुणसूत्र की संरचना आपने देख लिया बढ़िया से। तो चलिए आगे चलते हैं।
इसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत। माफ कीजिएगा यार, कोशिका थोड़ी पढ़ रहे हैं, जो कोशिका सिद्धांत आया है गुणसूत्र है। गुणसूत्र का सिद्धांत, गुणसूत्र का सिद्धांत यानी कि उसके बारे में मत किसने दिया? सटन एवं बॉवेरी ने दिया। और इन्होंने बताया कि जो गुणसूत्र होते हैं वो आनुवांशिक लक्षणों के पारगमन का कार्य करते हैं। मतलब कि माता पिता की जो लक्षण होते, एक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, माता पिता के लक्षणों को संतानों में ले जाना, कार्य किसका होता है? ये होता है गुणसूत्र का कार्य। तो गुणसूत्र स्पष्ट रूप से कब दिखाई देते हैं? तो गुणसूत्र जो होते हैं वो स्पष्ट रूप से कब दिखाई देते हैं भाई? तो मेटाफेज के समय, कोशिका विभाजन में जो मध्यावस्था होती है उस टाइम आप गुणसूत्र को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देंगे कि ये गुणसूत्र है। इसके बाद गुणसूत्र के प्रकार आ गया। इसके बाद मैंने आपको गुणसूत्र का प्रकार बताया है, तो देख लीजिए गुणसूत्र का प्रकार। गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो गुणसूत्र दो प्रकार के, एक ऑटोसोम्स क्रोमोसोम होते हैं और दूसरा होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। जो ऑटोसोम्स होते हैं, पहले तो संख्या कितनी हुई? 46, यानी कि 23 जोड़ी। 23 जोड़ी में से ऑटोसोम्स कितने हैं? 22। 22 ऑटोसोम्स जो होते हैं इनका लिंग निर्धारण से कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। उसके बाद आते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि ये कैसे क्रॉस होते हैं और कैसे इनका लिंग निर्धारण किया जाता है किसी का। गर्भ में कैसे ही बता देते हैं कि लड़का होगा या लड़की, डॉक्टर कैसे बताते हैं कि लड़का पैदा होगा आपको, तो इसी तरह से बताते हैं। इसी लिंग गुणसूत्र को के जो युग्मक हैं इन्हीं को देखकर, अगर यक्स वाई निकल के आया बच्चे के अंदर तो हो गया लड़का, यक्स निकल के आएगा लड़की। और मैंने क्रॉस करा के दिखा दिया कि 50% चांस लड़की का होता है, 50% चांस लड़की होने का होता है। आधा आधा चांस होता है और आधे आधे जो चांस है वो आपको यहाँ दिख गए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं, इनके जो लक्षण है वो क्या है, ये कार्य क्या करते हैं, कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहला काम ये लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, जीवों में उत्परिवर्तन एवं विकास पर नियंत्रण करते हैं। उसके बाद क्या है, कोशिका विभाजन में भी सहायक होते हैं। कोशिका विभाजन में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। अब उसके बाद मैंने बताया कि किसी एक जाति के जो जीव होंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या सदैव समान होती है, लेकिन अगर भिन्न भिन्न जाति के जीव हैं तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होगी। ये भी बताया मैंने। नोट में बताया कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या पूछे तो कहते हैं 46, लेकिन आप 46 क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया। 46 इसलिए कहते हैं कि मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अब मनुष्य में आपके अंदर जो कोशिकाएं हैं उस कोशिका की गिनती तो है नहीं। जब उसकी गिनती नहीं है तो आप कैसे पता पाओगे कि भाई कितनी गुणसूत्र आपके अंदर है। तो इसीलिए कह दिया जाता है कि एक कोशिका का मान लीजिए, एक कोशिका में 46 है, बस 46। ये हो गया। फिर उसके बाद चले हम आगे, ये देखिए ये रहा आपका गुणसूत्र का, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो गुणसूत्र है इसका देख लीजिए आकार, तो ये आर्म है, ये क्या है? आर्म है। और मैंने इसमें से एक बाहु को लिया था, ये जो है ये स्मॉल, इसे कहते हैं, अंग्रेजी में लिखेंगे ना, ये देखिए इसे कहते हैं स्मॉल आर्म। स्मॉल आर्म्स कहते हैं इसे, स्मॉल आर्म्स लिखा नहीं है इसमें, तो इसे क्या कहते हैं? स्मॉल आर्म्स कहते हैं। स्मॉल आर्म्स से देखेंगे आप तो ये पी आर्म्स है। ये कौन सा आर्म्स है? पी आर्म्स है। सेंट्रोसोम, ये जो बीच में अभी मैंने बताया था ना, एक जो दिखाया था, इसमें से मैंने एक आकृति निकाली थी। एक आकृति ये वाली निकाल के मैंने आपको बना के दिखाया कि यही वाला है गुणसूत्र। अब गुणसूत्र इस तरह से आपको दिखाया गया, कहीं भी आपको दिखेगा तो ऐसे ही दिखेगा। तो ऐसे जब देखेंगे आप, ये सेंट्रोसोम हो गया, ये क्यू आर्म्स हो गया। अब देखिए क्रोमोसोम्स में ही आरएनए और डीएनए पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स में ही क्या पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, और यही डीएनए जो होता है ये मेन कारण होता है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का जो लक्षणों को ले जाने का कार्य होता है वो डीएनए का होता है। और ये जो आरएनए होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, संश्लेषण करता है।
प्रोटीन का संश्लेषण हो गया। तो ये कार्य हो गए। तो इतना कार्य अगर आपने देख लिया है तो फिर इसके बाद चलिए ये फिगर आपने देख लिया है, किस जीव में कितना गुणसूत्र होता है, किस जीव में कितने गुणसूत्र होते हैं, ये मैंने आपको यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। तो देख लीजिए किसमें कितने होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो ये मनुष्य में, देखिए जाति का नाम, जाति का नाम है, जाति के नाम के बाद कौन सा नाम है ये, हाँ पहले दिया है जाति का नाम, फिर विभिन्न जातियों में गुणसूत्रों के जोड़े, फिर उसके बाद गुणसूत्रों की संख्या। पहले जोड़े में, ये वाली संख्या जोड़े में है और ये वाली संख्या किसमें है, पूरी संख्या में, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। देख लीजिएगा नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। मनुष्य में कितनी है ये मैंने आपको बता दिया, 23 जोड़ी, और ये संख्या में 46। कुत्ते में कितनी होती है तो 39 जोड़ी होती है, 78 जो होते हैं इसके क्या होते हैं, संख्या में होते हैं। चूहे में कितने गुणसूत्र होते हैं, 21 होते हैं और संख्या में 42 होते हैं। घरेलू जो मक्खी होती है उसमें 6 गुणसूत्र होते हैं, 6 जोड़ी, और संख्या में 12 होती है। ड्रोसोफिल मक्खी, ड्रोसोफिल मक्खी का मतलब जो नर मधुमक्खी होते हैं, पीली वाली मधुमक्खी जो होते हैं उनमें कितनी होती है तो 4 जोड़ी होती है और 8 संख्या में होती है। मच्छर में कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है और 6 गुणसूत्र होते हैं। गेहूं में कितना होता है, गेहूं में आपको 21 और आलू में 21, दोनों में आपको बराबर मिलेंगे। गेहूं और गेहूं, आलू, आलू के साथ चूहा, गेहूं, आलू और चूहा, इन तीनों में 21 जोड़ी होते हैं और संख्या में कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। उसी का 2 गुना कर लीजिए ना। मटर में कितने होते हैं, 7 और संख्या में 14। कपास में कितना होता है कि 26 और संख्या में 52। मक्का में कितना होता है, 10 और संख्या में 20। टेरिडोफाइट के जो जीव होते हैं, टेरिडोफाइट के जो जीव होते हैं उसमें कितने होते हैं, 750 से 800 होते हैं और 1300 से 1600 होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर हाँ, कबूतर इसमें नहीं दिया है ना, कबूतर में संख्या कितनी होती है तो कबूतर में जो संख्या होती है वो होती है आपकी जोड़े में 40 और संख्या में 80, जोड़े में 40 और संख्या में 80 होती है। तो इतनी सारी जानकारियां मैंने आपको आज दे दी, इसको आप लोग जान लीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है मुझे भी पता है, ठीक है। तो गुणसूत्रों से होने वाले जो रोग हैं इनको मैं बाद में बता दूंगा। गुणसूत्रों की कमी से होता है डाउन सिंड्रोम, गुणसूत्रों की अधिकता से होता है क्लाइन सिंड्रोम, और गुणसूत्रों का समाप्त हो जाना जो होता है वो हो जाता है कौन सा, टर्नर सिंड्रोम, ट्रांस सिंड्रोम जिसे कहते हैं हम लोग। तो ये ट्रांस सिंड्रोम, इन सब के बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो आज के लिए मैं सोच रहा हूँ बस इतना ही रहने दो, आज आपके लिए इतना बहुत हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में मस्त रहिए, जल्दी से सफलता प्राप्त कीजिए। डेट आ चुकी है, लापरवाही मत कीजिएगा, लापरवाही करेंगे तो लापरवाही करने से आपको सफलता कभी नहीं मिलने वाली है दोस्त। आज के लिए इतना है, जय।